हम इस चैप्टर में गेम थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, खेल के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 3 चीजें सीखी हैं, 3 सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहला जो था वो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम था। इसको हिंदी में प्रभावी रणनीति वाला संतुलन कहते हैं, है ना। इसमें होता यह है कि हर प्लेयर के पास, हर खिलाड़ी के पास एक ऐसी रणनीति होती है जो कि उसे हमेशा ज्यादा पे ऑफ देती है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके अपोनेंट और दूसरे खिलाड़ी जो होते हैं वो कौन सी रणनीति अपना रहे हैं। तो ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम है कि दूसरे पे कुछ डिपेंड नहीं करता है, आप खुद ही सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। बट प्रॉब्लम यह है कि हमेशा डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा नैश इक्विलिब्रियम इन प्योर स्ट्रेटजीज। इसको कह सकते हैं, नैश इक्विलिब्रियम को एक बड़े मैथमेटिशियन जॉन नैश के नाम पे कहा जाता है। उन्होंने ही पहली बार इस तरह के इक्विलिब्रियम की बात की थी। तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं नैश संतुलन शुद्ध रणनीति में। बट कभी कभी हमने देखा था कि नैश संतुलन नहीं मिलता है शुद्ध रणनीति में, तो हमने फिर बात की नैश इक्विलिब्रियम इन मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज। ये मिलावट वाली स्ट्रैटेजी थी। इसमें प्योर स्ट्रैटेजी की जगह लोग, प्लेयर्स जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट शुद्ध रणनीति किस प्रोबेबिलिटी के साथ, किस संभावना के साथ यूज की जाती है। तो इसकी बात की। बट इन सभी गेम्स जिनकी बात कर रहे थे, उसमें हमारी मान्यता थी, हमारा एजम्पशन था कि सारे प्लेयर साइमल्टेनियसली एक साथ ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी रणनीति अपनाएं। ऐसे तो साइमल्टेनियस को हम लोग कह सकते हैं एक साथ हिंदी में, और इसी वर्ड का मैंने प्रयोग किया था। लेकिन गेम थ्योरी में साइमल्टेनियस का मतलब थोड़ा भिन्न होता है, या कह सकते हैं कि एक साथ या साइमल्टेनियस इस सेंस में होता है कि पहला प्लेयर डिसाइड कर रहा है कि S1 रणनीति यूज करें या S2 रणनीति यूज करें कि S3 रणनीति यूज करें, कौन सा रणनीति यूज करें। जब डिसाइड कर रहा होता है तो प्लेयर 2 ने क्या डिसाइड किया है ना। मान लीजिए इसको कह लें Q1, Q2, Q3 क्या डिसाइड किया है, ये प्लेयर 1 को पता नहीं होता है। और प्लेयर 2 जब डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी रणनीति यूज करें, तो उसको प्लेयर 1 का डिसाइड किया हुआ रणनीति पता नहीं होता है। इस सेंस में हम कहते हैं कि सारे प्लेयर साइमल्टेनियसली एक साथ डिसाइड कर रहे हैं। एक साथ का मतलब नहीं है कि एक ही साथ डिसाइड कर लिया। इसका मतलब यह है कि जब वो डिसाइड करते हैं, दूसरे ने क्या किया है, डिसाइड किया है, दूसरे ने क्या डिसाइड किया है, इसका पता उन्हें नहीं होता है। लेकिन हमेशा सारे इंटरेक्शन इस तरह के नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसे इंटरेक्शन होते हैं कि एक प्लेयर डिसाइड करता है कि क्या करे, उसका जो डिसाइड किया हुआ दूसरे को पता चल जाता है कि पहले प्लेयर ने क्या किया है, और तब दूसरा प्लेयर डिसाइड करता है कि वो क्या करे। इस तरह के गेम को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक अलग पद्धति, एक अलग सिस्टम का सहारा लेते हैं। उस सिस्टम को हम कह सकते हैं एक्सटेंसिव फॉर्म गेम। एक्सटेंसिव को हिंदी में हम व्यापक स्वरूप वाला खेल कह सकते हैं। व्यापक स्वरूप का खेल है ना। इसमें क्या होता है, कहानी ले लें कि इंडिया में
1977 के आसपास जब बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को देश से निकाला गया था, उसके बाद 91 में आफ्टर लिबरलाइजेशन पेप्सी पहले मार्केट में आई थी और कोक डिसाइड कर रहा था कि इंडिया में आए या ना आए। तो कहिए कोक डिसाइड कर रहा था इंडिया में प्रवेश करे या ना करे। प्रवेश को इंग्लिश में इंटर कहते हैं, या आउट रहे, इसको शॉर्ट में हम ई कह लें, इसको शॉर्ट में ओ कह लें। कोक डिसाइड कर रहा था, और अगर कोक डिसाइड कर रहा था कि अगर कोक डिसाइड कर ले कि नहीं आए मार्केट में, तो कोक को 0 और पेप्सी दूसरी जो कंपनी है उसको 5 मिलेगा। ये 5 मिलियन हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है, 500 करोड़ हो सकता है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। यह काल्पनिक नंबर है, समझने के लिए हमने लिया हुआ है। और अगर कोक मार्केट में इंटर करता है तो पेप्सी को गेम प्ले करने का मौका मिलता है, और पेप्सी डिसाइड कर सकती है कि फाइट करे, लड़े, जिसको शॉर्ट में हम एफ कहें, और एक्सेप्ट कर ले कोक को, जिसको शॉर्ट में हम ए कहते हैं। अगर फाइट करे तो पे ऑफ जो है सो -3 कोक को, चूंकि कोक पहले चल रहा है तो पहला वाला नंबर कोक के लिए है, पेप्सी बाद में चल रहा है तो दूसरा वाला नंबर पेप्सी के लिए है। तो यहाँ पे पेप्सी को -2 मिलता है। और अगर एक्सेप्ट कर ले तो कोक को 1 और पेप्सी को 2 मिलता है। फाइट और एक्सेप्ट का यहाँ पे क्या मतलब है ये भी हम समझें। फाइट कोई हाथापाई तो होने नहीं वाली है। फाइट से हमारा मतलब है एडवर्टाइजमेंट वार, विज्ञापन में खर्च, एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ के खूब विज्ञापन दिखला सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेना कि वो विज्ञापन वार में नहीं जाएंगे। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि विज्ञापन हमेशा वार ही होता है, कभी कभी विज्ञापन सूचना भी प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे हम उस सेंस में यूज कर रहे हैं। अगर इस खेल को व्यापक स्वरूप की बजाय हम सामान्य स्वरूप में बताएं, नॉर्मल फॉर्म में बताएं, तो हमारे पास 2 प्लेयर हैं, कोक एंड यहाँ पे पेप्सी। कोक या तो इंटर कर सकता है या आउट रह सकता है, और पेप्सी या तो एक्सेप्ट कर सकता है और फाइट कर सकता है। अगर कोक इंटर कर रहा है और पेप्सी एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे 1,2 पे ऑफ है, और यहाँ फाइट कर रहा है तो -3, -2 पे ऑफ है। और अगर कोक आउट रहता है तो पेप्सी को खेलने का मौका ही नहीं मिलता है, वेदर पेप्सी एक्सेप्ट करती और फाइट करती, दोनों केस में 0,5 और 0,5 पे ऑफ आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी गेम को, एक्सटेंसिव फॉर्म वाले गेम को नॉर्मल फॉर्म में दिखा सकते हैं, एंड नॉर्मल फॉर्म वाले गेम को एक्सटेंसिव फॉर्म में दिखा सकते हैं। आप एग्जांपल ले लेते हैं प्रिजनर्स डिलेमा का। यहाँ पे रांगा हो गया, बिल्ला हो गया, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, स्वीकार करना और अस्वीकार करना। यहाँ पे -5 था, यहाँ पे 0, -20 था, -20, 0 था, और यहाँ पे -1, -1 था। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पहले रांगा चल रहा है या पहले बिल्ला चल रहा है, कोई भी पहले चल ले। रांगा, मान ले कि रांगा चल रहा है, स्वीकार अस्वीकार, उसके बाद बिल्ला चलता है। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, स्वीकार अस्वीकार, स्वीकार अस्वीकार, यहाँ पे भी बिल्ला अगर ऐसे ही छोड़ दें, और यहाँ पे अगर पे ऑफ हमारा -5 है, यहाँ पे 0 -20 है, -20 0 है, -1 तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि बिल्ला को पता है कि रांगा ने स्वीकार किया है यहाँ पे, और यहाँ बिल्ला को पता है कि बिल्ला ने अस्वीकार किया है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक डॉटेड लाइन लगा दें कि बिल्ला को पता ही नहीं है, बिल्ला का जब चलने का बारी है कि बिल्ला यहाँ पे है और बिल्ला यहाँ पे है ना। ऐसे इस स्ट्रक्चर को हम एक वृक्ष कहते हैं, ट्री, इंग्लिश में ट्री, हिंदी में इसको हम लोग वृक्ष कह सकते हैं। और वृक्ष में क्या होता है, वृक्ष में एक जड़ होता है, रूट, उसी तरह से यहाँ पे गेम की शुरुआत हो रही है, ये रूट है। वृक्ष में तना होता है, ब्रांचेज होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसी तरह से ये सारे जो हैं सो ब्रांचेज हैं। 2 ब्रांचेज को जो मिला रहा है उसको हम लोग एक नोड कहते हैं। ये नोड है, ये सब नोड है, यहाँ पे भी एक नोड है, ये भी नोड है। जहां पे गेम खत्म हो रहा है, इन नोड्स को हम टर्मिनल नोड्स कह सकते हैं। खत्म होने वाला नोड ये बता रहा होता है कि गेम खत्म हो रहा है।
जहां पे कोई भी प्लेयर डिसाइड कर रहा है क्या करें, उसको जो है हम लोग डिसीजन नोड कह सकते हैं, कार्यरत नोड कह सकते हैं, और इसको तो इनिशियल नोड कह ही दिया गया। एक ब्रांच जो है उस प्लेयर का एक्शन बता रहा है कि एक्शन क्या होगा। तो इस तरह से किसी भी गेम को हम व्यापक रूप में या सामान्य रूप में दिखला सकते हैं, है ना। इससे हम ये समझ सकते हैं। वृक्ष में हमें कुछ चीज का ध्यान रखना होगा कि एक वृक्ष में हमेशा सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना। एक एक ही जड़ होता है, एक ही जड़ होता है, एक ही से शुरुआत होता है। और दूसरा, गेम जो है एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, एक ही दिशा में आगे। कहने का मतलब है कि कोई साइकिल नहीं होता है, जैसे मैं दिखाऊं कोई साइकिल नहीं होता। साइकिल से हमारा क्या तात्पर्य है कि अगर ऐसा गेम है और यहाँ पे ये ऐसा मिल गया तो एक कहिए ये जो है सो एक साइकिल बन गया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। साइकिल हमारे पास नहीं होता है। ये एक नोड से दूसरे नोड से आने वाली चीजें मिली नहीं होती हैं, ये ऐसा हम मानकर चलते हैं। खैर, यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, छोटा सा सामान्य सा ये चैप्टर है। अब हम देखते हैं कि फर्क क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में और एक्सटेंसिव फॉर्म में। सेम ही गेम हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूं फिर से एक बार। अब यहाँ पे अगर हम नैश इक्विलिब्रियम निकालें तो क्या होगा। अगर कोक सोचता है कि पेप्सी इंटर करने के बाद एक्सेप्ट करने वाला है, तो इंटर करना कोक के लिए अच्छा है। इंटर करना 1 देता है और आउट रहना 0 देता है, तो इंटर करना अच्छा है। अगर कोक सोचता है कि पेप्सी फाइट करने वाला है, तो इंटर करने में कोक को -3 मिलेगा और बाहर रहने पे 0 मिलेगा। 0 निसंदेह ही ज्यादा अच्छा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आउट रहना ज्यादा अच्छा है। उसी तरह से पेप्सी अगर सोचता है कि कोक एंटर करेगा, तो एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छा है। एक्सेप्ट 2 देता है, फाइट -2 देता है। और अगर पेप्सी सोचता है कोक आउट रहेगा, तो फाइट करना या एक्सेप्ट करना दोनों बराबर ही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 नैश इक्विलिब्रियम है। क्यों ये दोनों बॉक्सेस में नैश इक्विलिब्रियम है? क्योंकि दोनों प्लेयर एक दूसरे के बेस्ट रिस्पॉन्स चल रहे हैं। इंटर का बेस्ट रिस्पॉन्स एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का बेस्ट रिस्पॉन्स इंटर है। तो अगर इस बॉक्स में आ गए, तो दोनों में से किसी भी खिलाड़ी को यूनिलैटरली अपना पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर इस बॉक्स में आ गए, तो दोनों में से किसी खिलाड़ी को अपना पोजीशन चेंज करने की यूनिलैटरली जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 नैश इक्विलिब्रियम आ गया। एक आ गया E, A और दूसरा आ गया हमारा O, F। अब हम एक्सटेंसिव फॉर्म गेम में देखें सेम सिचुएशन को कैसा दिखता है। ये पेप्सी हो गया, ये कोक हो गया, ये इंटर हो गया, ये आउट हो गया, ये फाइट हो गया, ये एकोमोडेट या एक्सेप्ट हो गया। पे ऑफ यहाँ पे 0,5 हो गया, यहाँ पे -3, -2 हो गया, यहाँ 1,2 हो गया। अगर कोक एज्यूम करता है कि पेप्सी जो है एक विवेकशील कंपनी है, उल्टा सीधा काम नहीं करेगी, विवेक से काम लेगी, तो अगर इंटर करती है कोक मार्केट में, तो पेप्सी को या तो फाइट करना होगा या एकोमोडेट करना होगा। पेप्सी अगर फाइट करती है तो -2 मिलेगा और एकोमोडेट या एक्सेप्ट करती है तो 2 मिलेगा। तो कोक को पता है कि पेप्सी हमेशा एकोमोडेट ही करेगी। क्यों एकोमोडेट करेगी? गेम हमेशा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि फाइट करना नुकसानदेह है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि पेप्सी एक विवेकशील कंपनी है, तो फाइट करने में कोई फायदा नहीं है और इसीलिए एकोमोडेट ही होगा। तो कोक यहाँ पे समझ सकती है कि इंटर करने के बाद पेप्सी एकोमोडेट ही करेगी और इसका पे ऑफ जो है सो 1 ही होगा।
और आउट रहने में पे ऑफ 0 है तो कोक हमेशा इंटर करेगी, कोक इंटर कर लेगी और पेप्सी एकोमोडेट कर लेगी, तो हमेशा E, A ही इक्विलिब्रियम होगा, कभी O, F इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि कोक को पता है कि इंटर करने के बाद पेप्सी के लिए एक्सेप्ट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, एक्सेप्ट करना ही बढ़िया है। सो O, F जो है, पेप्सी का कहना कि वो फाइट करेगा ये क्रेडिबल नहीं है, विश्वासप्रद नहीं है। पेप्सी के पास इंटर करने के बाद कोई उपाय नहीं बच जाएगा, पेप्सी एक्सेप्ट कर लेगा, एकोमोडेट कर लेगा, विज्ञापन का वार नहीं करेगा। इसकी वजह से हमें यही इक्विलिब्रियम मिलेगा और O, F हमें कभी नहीं मिलेगा। तो E, A को इंग्लिश में हम लोग बैकवर्ड इंडक्शन इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको कह सकते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या होता है? पीछे से। इंडक्शन को हम कह सकते हैं चलना, नीचे से चलना, बैकवर्ड इंडक्शन इक्विलिब्रियम। यहां पे हम इस तरह से नीचे से चल रहे हैं, जब गेम खत्म हो रहा है यहां से चल रहे हैं और यहां पे सोच रहे हैं कि पहले क्या होगा। जस्टिफिकेशन क्या है कि कोक आगे के बारे में भी सोच सकता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड नोइंग कि पेप्सी एक विवेकशील कंपनी है, पेप्सी क्या करने वाली है इसका अंदाजा कोक लगा सकता है। तो हमें नैश इक्विलिब्रियम में O, F भी मिलता है और E, A भी मिलता है। O, F हमें इसलिए मिलता है कि हम यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि कोक और पेप्सी क्या करने वाला है, कि कोक आउट हो जाएगा और पेप्सी, अगर यहीं पे डिसाइड करना होता तो O, F भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोक को विश्वास है पेप्सी फाइट करेगा ही तो बाहर रहने में ही मार्केट से भलाई है कोक की। लेकिन ये जो है डायनेमिक स्ट्रक्चर की गेम समय के साथ बदल रहा है, इस चीज को ध्यान में नहीं रख रहा है, क्योंकि अगर हम ये ध्यान में रखें कि गेम इस सिचुएशन में पहुंच जाए तो पेप्सी हमेशा एक्सेप्ट करेगा, एकोमोडेट करेगा, मान जाएगा, लड़ाई नहीं करेगा। ये चीज यहाँ पे इग्नोर हो जा रहा है। तो ये एक नई सेटिंग है, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम जैसे जैसे गेम का डायनेमिक सेटिंग अगर हम ले लेते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम इंप्रूव हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, बढ़िया इक्विलिब्रियम मिलता है। और हमें ये भी समझ में आता है कि नैश इक्विलिब्रियम कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज बता सकता है जो कि समाज में नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम पेप्सी को विवेकशील माने तो E, A मिलना ही मिलना है, कोक इंटर करेगा मार्केट में और पेप्सी जो है सो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो हम पाते हैं कि यहाँ पे इस एक्सटेंसिव फॉर्म गेम में, व्यापक रूप के गेम में हमें जो इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो तो नैश इक्विलिब्रियम है ही, बट हमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है जिसको हम को बैकवर्ड इंडक्शन इग्नोर करने में सहायता करता है और वैसे नैश इक्विलिब्रियम को हटा देता है जो कि क्रेडिबल नहीं होते हैं, और हमें जो नैश इक्विलिब्रियम बच जाता है उसको हम बैकवर्ड इंडक्शन इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसे मोर टेक्निकल नेम उसका है सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम, बट हम लोग अभी बैकवर्ड इंडक्शन इक्विलिब्रियम की ही बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम गेम थ्योरी के बारे में डिस्कशन खत्म करेंगे और वापस ऑलिगोपोली पे आ जाएंगे। धन्यवाद।